गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज 9th क्लास के अंदर कंप्यूटर का पहला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कंप्यूटर परिचय। बराबर। आप तक आपने जो भी पढ़ा उसके अंदर आपने इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये 3 शब्द आपने सुने ही होंगे। बराबर। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट। इनपुट यानी कि क्या, यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश सूचनाएं दी जाती है उसे हम इनपुट बोलेंगे। हम कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से कोई भी सूचना कंप्यूटर को देते हैं तो सिंपल उसे हम इनपुट बोलेंगे। फिर क्या है कि कंप्यूटर को सूचना और निर्देशों के देने के बाद उसके ऊपर क्या होता है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया होती है। तो दिए गए निर्देशों और सूचनाओं के ऊपर प्रक्रिया होने के बाद प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलेंगे प्रोसेस। बाद में आता है हमारा आउटपुट यानी कि दिए गए निर्देश, सूचना और आदेशों के ऊपर प्रक्रिया होने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे हम बोलेंगे आउटपुट। दिए गए सूचना या निर्देशों के ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे बोलेंगे आउटपुट। बराबर। तो ये हमने 3 चीज़ आपको ये कभी भी कहीं पे भी पूछी जा सकती है। आपको ये चीज़ आना चाहिए कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है एटीएम मशीन। बराबर। एटीएम मशीन यानी कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो मशीन के अंदर आप स्वाइप करते हो तो आपका जो कार्ड के अंदर जो डेटा होता है वो कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से मिलता है। बराबर। यानी कि आप जैसे ही कार्ड इंसर्ट करते हो तो उसका इनपुट का काम चालू हो जाता है, यानी कि वो डेटा लेना शुरू कर देता है, तो उसे हम बोलेंगे इनपुट। बाद में डेटा लेने के बाद वो प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। क्या करता है, मशीन, एटीएम मशीन के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस होना चालू कर देता है, तो उसे बोलेंगे हम प्रोसेस। बराबर। बाद में आपको कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा। बराबर। आपका अकाउंट नंबर मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है वो दिखाएगा। वो कहाँ पे दिखाएगा कि आपके मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो जो आपको परिणाम मिला वो हुआ तुम्हारा आउटपुट। बराबर। तो एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड है वो हमारा इनपुट हुआ। बाद में मशीन में कार्ड डालने के बाद मशीन हमारा डेटा यानी कि हमारी जानकारी ढूंढता है, तो जानकारी ढूंढने को हम बोलेंगे प्रोसेस। और ये हमारा जो मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर आता है वो हमारा आउटपुट। बराबर बच्चों। तो इतना हमने देखा। तो हमने 9th क्लास में 8th क्लास के अंदर हमने एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अभी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के छोटे छोटे समूह बनाकर हमारा प्रोग्राम बनता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें प्रोग्राम अनिवार्य है। बराबर। और प्रोग्राम का समूह और सूचनाओं का समूह मिला के हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। बराबर। इसके बारे में भी हमें ये चैप्टर के अंदर जानकारी लेनी है। तो देखते हैं बच्चों, इनपुट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका है बुक के अंदर दिखाया गया है, देखो कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। वो आपके बुक के अंदर एक आकृति भी दी गई है। देखो यहाँ पे मैं आकृति बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाई गई है। बराबर। ये आकृति है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उपयोगकर्ता के पास जो जानकारी है, जो निर्देश है वो दिए जाते हैं। बराबर। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जानकारी याद रखना और निर्देशों का निष्पादन करना। बराबर। जानकारी याद रखना यानी कि यहाँ पे जानकारी याद भी रखी जाती है। तो याद किसके अंदर रखी जाती है, तो वो स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज के अंदर जानकारी याद रखी जाती है यानी कि मेमोरी। अभी मेमोरी के अंदर हम डिटेल में बाद में आगे पढ़ते हैं। फिर आपको दिया गया है आउटपुट। उपयोगकर्ता को परिणाम दर्शाना। उपयोगकर्ता को क्या दर्शाना, परिणाम दर्शाना यानी कि आउटपुट बताना। तो उपयोगकर्ता को हम आउटपुट भी बता सकते हैं। उपयोगकर्ता को हम आउटपुट बता सकते हैं तो वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो बच्चों हम अभी आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस, ये प्रक्रिया स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी आती है। बराबर। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी आती है।
बहुत पुराने के समय के अंदर फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता था। आपको पता होगा कि आपने पुराने ज़माने के वो टेप रिकॉर्डर देखे होंगे, उसके अंदर कैसेट आती थी, कैसेट के अंदर वो मैग्नेटिक टेप होती थी जिसके अंदर डेटा हमारा स्टोर रखा जाता था, उसके अंदर हम गाने बजाते थे। लेकिन अभी के समय में हमें क्या देखने को मिलता है, सीडी, डीवीडी, वो उसका भी ज़माना गया। अभी तो पेन ड्राइव का ज़माना आ गया। पेन ड्राइव मोबाइल के अंदर ही बहुत सारी मेमोरी आ जाती है, बराबर। तो देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आते हैं इनपुट यूनिट के अंदर। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये सब तो आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर का उपयोग रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन के ऊपर, हर एक जगह पे आजकल कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, बराबर। आप अभी घर बैठे कोई भी चीज़ आपको खरीदनी होती है तो आप घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है, बराबर। बड़े बड़े अवकाशीय जो रिसर्च होते हैं अवकाश के अंदर, वो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो फिलहाल में कंप्यूटर का उपयोग एआई के लिए किया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बराबर। ये काम के लिए यानी कि रोबोटिक्स से बड़े संशोधन है, उसके लिए कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों कंप्यूटर का एक सामान्य मॉडल यहाँ पे आपको दिया गया है। कंप्यूटर का एक सामान्य मॉडल, तो सामान्य मॉडल में क्या बताया गया है कि इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये 3 यूनिट आपको बताए गए थे। देखो यहाँ पे इनपुट यूनिट दिया गया है, बाद में मेमोरी यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसके अंदर पूरा प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है आपका, बाद में यहाँ पे आता है आउटपुट यूनिट। हम ये तीनों यूनिट को डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट के अंदर। तो इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आता है हमारा, इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस। अभी डिवाइसेस किसे बोलते हैं, डिवाइसेस हमारे ये है साधन। डिवाइसेस यानी क्या, साधन, जो चीज़ों का हम उपयोग करते हैं उसे डिवाइसेस बोलते हैं, साधन। तो बच्चों हम देखते हैं इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आता है। तो देखो इनपुट यूनिट के अंदर हमारा पूरा इनपुट का डिवाइसेस आ जाता है, बीसीआर, बार कोडेड कैरेक्टर रीडर, यूनिवर्सल सीरियल बस, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये शॉर्ट नेम लिखे हैं मैंने। अब ये बीसीआर आप सबने देखा होगा। बीसीआर क्या है कि आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ लेनी होती है, वो चीज़ लेने के बाद आप बिल बनाते हो। तो जो सेल्समैन वहाँ होता है वो आपके जो भी चीज़ खरीदी है वो हर एक चीज़ को एक बार कोडर डिवाइस होता है, आपको पता होगा, एक बार कोडर स्कैनर आता है, हाथ में पकड़ के कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर वो घुमाता है, जहाँ पे बार कोड लगाया होता है वो बार कोड घुमाता है, वैसे ही वो चीज़ की जानकारी किसके अंदर एंटर हो जाती है, कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, और आपने जितनी भी चीज़ खरीदी है उसका बिल बन के टोटल होके रेडी हो जाता है, बराबर। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइसेस है बीसीआर। यानी कि क्या, हम कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर वो स्कैनर घुमाते हैं तो कंप्यूटर को जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है। तो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। दूसरा है यूएसबी यानी कि आपकी पेन ड्राइव, बराबर। पेन ड्राइव भी आपका इनपुट डिवाइसेस है। तो पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव के अंदर आपके कुछ डेटा होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो आप सीपीयू के अंदर लगाते हो तो तुरंत आपके कंप्यूटर में वो आ जाता है। अगर आपको वही पेन ड्राइव के जो डेटा है वो कॉपी करने हैं तो वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी आता है, मेमोरी कार्ड, और यूएसबी को हम बोलते हैं पेन ड्राइव, बराबर, इसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं। फिर सीडी और डीवीडी, आप सबको पता है सीडी और डीवीडी, बराबर। सीडी के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी के अंदर भी हमारा डेटा स्टोर रहता है, बराबर। तो ये था बच्चा हमारा इनपुट डिवाइसेस इनपुट यूनिट के अंदर, बराबर। अभी हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, बराबर। कीबोर्ड का और माउस का उपयोग करके आप बहुत सारे सूचनाओं कंप्यूटर को दे सकते हैं। अगर आपको इनपुट के माध्यम में कीबोर्ड या माउस का उपयोग करके आपको अगर कोई भी सॉन्ग या मूवी कंप्यूटर के अंदर देखना है तो आप क्या करोगे, जो मूवी और सॉन्ग जो फोल्डर में पड़े हैं वहाँ पे आप जाओगे,
और माउस से क्लिक करोगे या तो कीबोर्ड की मदद से, अगर आपको कीबोर्ड के बटन्स याद होते हैं तो उसकी मदद से आप इनपुट करोगे, यानी कि आदेश दोगे, सूचना मिलेगी कंप्यूटर को। जैसे ही सूचना मिलेगी आपकी जो मूवी और सॉन्ग की फाइल है वो आपके सामने दिख जाएगी, बराबर। तो इस तरह हम कीबोर्ड और माउस का उपयोग भी इसके अंदर कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर, बराबर। दूसरा है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है कि CPU, ALU, CU और मेमोरी यूनिट, बराबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम लेते हैं CPU को। अभी देखो CPU क्या है, CPU कंप्यूटर का हार्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, बराबर। CPU क्या है, कंप्यूटर का हार्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये सारी चीजों का संचालन ये मैन करता है, बराबर, ये मैन बॉस है। ALU, CU, मेमोरी यूनिट, ये तीनों चीजों का संचालन मैन CPU करता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, बराबर। अब हम देखते हैं इसके अंदर मेमोरी यूनिट आता है, इसके अंदर मेमोरी यूनिट, CU और ALU। अभी ALU क्या है, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर बहुत बड़े मात्रा में तर्कबद्ध गाणितिक प्रक्रिया होती है, तर्कबद्ध गाणितिक प्रक्रिया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। बाद में आता है आपका CU, कंट्रोल यूनिट, यानी कि समग्र प्रक्रियाओं का संचालन, समग्र प्रक्रियाओं का संचालन कौन करता है, CU, बराबर। CPU, ALU समग्र, ये दोनों की प्रक्रियाओं का संचालन ये अकेला CU करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि डेटा का फ्लो, यानी कि डेटा का आदान प्रदान किस तरह होना चाहिए, पहले यूजर ने कौन सी जानकारी दी है, उसके बदले में यूजर को क्या पहले देना है, वो सारी प्रक्रियाओं का संचालन, पावर सप्लाई का संचालन, जो CPU के अंदर पावर सप्लाई हो रहा है उसका संचालन ये कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे हमारा पूरा शरीर का संचालन हमारा दिमाग करता है, उसी तरह कंप्यूटर का पूरा संचालन CU यानी कि सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट करता है, बराबर। अब हम आएंगे मेमोरी यूनिट के अंदर। अभी देखो बच्चों, हमें मेमोरी यूनिट की क्यों जरूरत पड़ती है, हम इनपुट देते हैं, उस पर प्रक्रिया होती है, उसका परिणाम मिलता है, ये तीनों चीज़ों को रखने के लिए हमें एक मेमोरी यूनिट की जरूरत पड़ती है। कौन सी यूनिट की, मेमोरी यूनिट, यानी कि स्टोरेज, संग्रह करने के लिए। हमारा जो डेटा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइलें होती है, मूवीज होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, जैसे आप मोबाइल के अंदर आपके बहुत सारे डेटा होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे बड़े पैमाने पर डेटा होता है, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा ज़्यादा होती है। पहले के समय में मेमोरी कम आती थी, कम मेमोरी वाले कंप्यूटर आते हैं, अब तो GB और TB में आती है मेमोरी, बराबर, TB में आती है, टेराबाइट, बराबर, 1 TB। अभी तो नए कंप्यूटर आप लोगे ना तो वहाँ पे हार्ड डिस्क आपको ज़्यादा ही मिलती है, 1 TB वाली हार्ड डिस्क लेते हैं सब लोग अभी, क्योंकि सबकी डेटा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे काम अभी हम कंप्यूटर में ही करते हैं, इसलिए हमें मेमोरी यूनिट के अंदर हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो बच्चों हम यहाँ तक हम पढ़ते हैं, हम आगे मैं प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपको मेमोरी यूनिट पढ़ाता हूँ, बराबर। तो मेमोरी यूनिट के अंदर देखते हैं हम, देखो मेमोरी यूनिट के अंदर मैं आगे आपको कंटिन्यू कर देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो मेमोरी यूनिट के अंदर आपका दो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मेमोरी यूनिट के अंदर, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के अंदर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बराबर। तो प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं हम, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम बोलेंगे वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी क्यों है, आपको पता होगा कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा कम मात्रा में संग्रहित होता है। अभी प्राइमरी मेमोरी कब काम करती है पता है आपको, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो
पावर का बटन चालू करते हो, कंप्यूटर शुरू होता है, बराबर, और 5 या 7 सेकंड के अंदर कंप्यूटर शुरू होके कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने दिखती है, तो उतने समय के अंदर जो भी हमारा डेटा है वो डेटा का आदान प्रदान ये मेमोरी के अंदर होता है। कौन सी मेमोरी? अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, बराबर। मेमोरी यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम अस्थायी मेमोरी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा डेटा लंबे समय तक संग्रह नहीं हो सकता, बराबर। इसके अंदर हमारा डेटा लंबे समय तक संग्रह नहीं हो सकता और ये महंगी होती है। ये मेमोरी महंगी होती है, महंगी होती है और तेज होती है, महंगी भी होती है और तेज भी होती है ये मेमोरी, बराबर। प्राइमरी मेमोरी हमने देखा, प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है और इसके अंदर कम समय के लिए डेटा हमारा स्टोर रहता है। अब हम आते हैं द्वितीय मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी। किसके अंदर आते हैं हम? मेमोरी यूनिट के दो भाग, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीय संग्राहक मेमोरी, बराबर। देखो आपके बुक में भी आपको बताया गया है द्वितीय स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे बोलते हैं, ऑक्सिलरी जरूरत, बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी आपको बताया द्वितीय संग्राहक मेमोरी अस्थायी वोलेटाइल नहीं होती, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल, बराबर। ये स्थायी है हमारी, ये मेमोरी हमारी स्थायी मेमोरी है, ये मेमोरी हमारी स्थायी मेमोरी, प्रकाश आता है बंद करो, ये मेमोरी हमारी स्थायी मेमोरी है। अभी देखो इसके अंदर हम दीर्घकाल तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, बराबर। इसके अंदर हम दीर्घकाल तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा आता है हार्ड डिस्क, इसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क आता है। क्या आता है? हार्ड डिस्क, बराबर। हार्ड डिस्क भी आता है, यूएसबी, बराबर, सीडी, डीवीडी, ये सारा हमारा किसके अंदर आता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, बराबर। द्वितीय संग्राहक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारा आता है हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड भी आएगा इसके अंदर, बराबर। तो ये चीज आपको याद रखना है, बराबर। इसके हमारे पावर, ये मेमोरी के अंदर हमारा पावर लेने आने जाने से कोई संबंध नहीं है। अगर आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो वो अगर आपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया है, तो जैसे ही आपकी फाइल और जो चीज़ पे आप काम कर रहे हो वो आपका अगर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाता है तो वो आपको, आपका डेटा सुरक्षित हो गया, यहाँ पे आपका डेटा सुरक्षित हो जाता है। यानी कि आपने जो काम किया है वो काम आपने सेव कर दिया है तो द्वितीय संग्राहक मेमोरी के अंदर चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर चला जाता है, बराबर। जिसके कारण आपका डेटा स्टोर रहता है और आप जब भी चाहो तब आपको वो चीज़ मिल सकती है, आपका डेटा वापस आपको मिल सकता है। लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर हमारी प्राइमरी मेमोरी वो अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, जिसके कारण हम यहाँ पे लंबे समय तक हमारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। कुछ सेकंडों के लिए हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है, जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तब तक आपका डेटा वहाँ पे स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, विद्युत प्रवाह बंद हो जाए, वहाँ आपका डेटा वहाँ से हट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये अस्थायी मेमोरी है, बराबर, स्थिर नहीं है ये मेमोरी, बराबर। आपके दोनों के बीच में अंतर भी आपको आना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी के बीच में और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या अंतर है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंडरी स्टोरेज मंद होती है और कम महंगी होती है, बराबर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल भी बोला जाता है उसको इंग्लिश के अंदर, और मंद होती है, प्राइमरी की मेमोरी की तुलना में मंद होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये महंगी होती है, तेज होती है, और ये थोड़ी सस्ती होती है और मंद है,
मंद यानी कि थोड़ी इसकी काम करने की क्षमता, स्पीड कम है, बराबर। सेकेंडरी स्टोरेज सस्ती है और मंद है, और ये महंगी है और तेज है, बराबर। अभी ये आपको बता देता हूँ तेज कैसे। इसके अंदर रैम बोला जाता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बराबर। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रैम क्या है, रोम क्या है, बराबर, ईपी रोम क्या है, ईईपी रोम क्या है, वो सारे मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी के डिटेल में प्रकार हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा आ रहा है, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बराबर, जिसकी रैम ज़्यादा उतनी उसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा। आप अभी के समय में बोल रहे होगे कि मेरी फ़ोन की रैम इतनी है, कंप्यूटर की रैम इतनी है। जितनी रैम ज़्यादा होती है ना, उतना कंप्यूटर का, डिवाइस का काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है, वो तुरंत आपको काम करके देता है, हैंग नहीं होता है, बराबर। हम बोलते हैं ना कि मेरा मोबाइल हैंग होता है, कंप्यूटर हैंग होता है, वो हैंग क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रैम जितनी ज़्यादा होती है, 4 GB 8 GB, बराबर, जितनी रैम ज़्यादा उतना आपका जो डिवाइस होता है, कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, वो काम जल्दी से करके देता है आपको, बराबर। इसीलिए ये महंगी आती है और काम करने में तेज है। इसकी तुलना में हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी मेमोरी हमारी सस्ती और मंद है, बराबर। ये मेमोरी हमारी सस्ती और मंद है। दूसरी बात, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर हार्ड डिस्क को हमें सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर हमारा बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े मात्रा में हमारा डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, इसलिए हमें हार्ड डिस्क को सुरक्षित रखना पड़ता है। पेन ड्राइव है, CD है, DVD, तो ये तीनों चीज़ों के अंदर भी हमारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बराबर। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी हमारी उपयोग वाली मेमोरी है, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है लंबे समय तक। आप जब चाहो तब आप डेटा यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम बच्चों आगे देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के। देखो मैंने आपको आगे भी बताया कि ये क्या करता है कि बड़े पैमाने पे कुछ गाणितिक और तार्किक गणना करने की आवश्यकता पड़ती है, जो तार्किक क्रियाएं ALU के अंदर की जाती है, अरिथमेटिक लॉजिक के अंदर ये तार्किक क्रिया करते हैं। उसके अलावा हमारा कंट्रोल यूनिट जो निर्देशों के अमल का संचालन करता है, बराबर। मैंने ये चीज़ भी आपको बता दिया कि CU क्या करता है, निर्देशों का संचालन करता है। ALU क्या करता है, गाणितिक प्रक्रिया, बराबर, और मेमोरी यूनिट संग्रह करता है। ये इतने शब्द याद रखोगे तो भी आपको याद रह जाएगा, बराबर। हम अब आगे बढ़ते हैं आउटपुट यूनिट के अंदर। तो देखो बच्चों, आउटपुट यूनिट के अंदर हमारा क्या आता है, आउटपुट यूनिट के अंदर हमारा मॉनिटर आएगा। क्या आएगा, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। अब हम पढ़ रहे हैं आउटपुट यूनिट, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, जिसके अंदर हम लेते हैं सबसे पहले मॉनिटर। आपको जो परिणाम मिलता है वो मॉनिटर के ऊपर मिलता है। दूसरी बात, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट, यानी कि उसकी आवाज़ आपको स्पीकर के अंदर आती है। अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, उसको अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो आपको प्रिंटर के माध्यम से मिल सकता है। हार्ड कॉपी में आपको जो भी छपा हुआ चाहिए वो आपको प्रिंटर के माध्यम से मिल सकता है। इसलिए हमारे आउटपुट मुख्य डिवाइसेस है मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, बराबर। अभी मॉनिटर के दो प्रकार है, LCD और LED। LCD और LED हमारे मॉनिटर के दो प्रकार है, बराबर। और अभी के समय में हम लेटेस्ट LED मॉनिटर यूज कर रहे हैं। पहले क्या मॉनिटर थे, CRT, बराबर। आपको पता होगा पहले के जो मॉनिटर थे वो बड़े साइज के दिखते थे, और मॉनिटर हमेशा ब्लैक कलर के आते हैं। हाल के मॉनिटर ब्लैक कलर के आते हैं। पहले के जो मॉनिटर थे वो वाइट रंग के आते थे, ब्लैक स्क्रीन आती थी, और जिसके अंदर CRT टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था, कैथोड रे ट्यूब, बराबर, कैथोड रे ट्यूब। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, कैथोड रे ट्यूब। इसका उपयोग होने के कारण वो कंप्यूटर की साइज बड़ी होती थी, टीवी की जैसी दिखती थी। लेकिन अभी के कंप्यूटर के अंदर LCD और LED टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, इसलिए हमारे मॉनिटर बहुत हल्के और बहुत स्लिम, देखाव में बहुत पतले, ऐसे हमारे अभी मॉनिटर आ रहे हैं। टीवी भी आप देख रहे हो कि टीवी भी LCD LED टीवी आते हैं, वो वजन में बहुत हल्के होते हैं और काम करने में, मतलब देखने में बहुत स्मार्ट होते हैं,
और उनके ऊपर जो पिक्चर क्लियरिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है इसकी तुलना में, बराबर। बड़े मॉनिटर की तुलना में इसमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। फिर है हमारा स्पीकर तो आप सब जानते हो, अलग अलग टाइप के स्पीकर आते हैं, बराबर, जिसका हम आउटपुट डिवाइस के उपयोग करते हैं। अभी हम देखते हैं प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये 3 प्रिंटर के प्रकार है, जिससे अभी हम फिलहाल के समय के अंदर लेजर प्रिंटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि हम हाल के समय के अंदर बहुत सारे मतलब आपको लेजर प्रिंटर के माध्यम से ऐसी प्रिंट निकाल सकते हो, आप कलर वाली प्रिंट निकाल सकते हो, रंगीन प्रिंट निकालने के लिए आप लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है सबसे। तो बच्चों हमने पूरा पढ़ा आज, इनपुट डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या है, बराबर। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट के अंदर 2 मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारा चीज़ हमने आज पढ़ा है। अभी बच्चों हम आगे देखते हैं, मैं एक आपको सिंपल एक फिगर दिखा देता हूँ इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की। देखो ये समग्र संचालन ये इस तरह से होता है, बराबर, ये समग्र संचालन इस तरह से होता है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इनपुट है, हम जो जानकारी लेते हैं यहाँ से ये 2 यूनिट के अंदर जाती है, कंट्रोल यूनिट के अंदर, एएलयू के अंदर। अभी एएलयू के अंदर 2 विभाग है, मैंने समझाया ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, बोर्ड पे भी मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, कि जिसके अंदर हमारा डेटा संग्रह होता है, बराबर। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर कम समय तक डेटा स्टोर रहता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लंबे समय तक हमारा डेटा स्टोर रहता है, बराबर। और ये जो है हमारा मेमोरी यूनिट है, बराबर, ये बीच में जो दिखाया गया है वो आपका मेमोरी यूनिट के अंदर ये 2 चीज़ आती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, बराबर। और उसका समग्र संचालन, ये तीनों चीज का समग्र संचालन कौन करता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये समग्र चीज का संचालन करता है। बाद में हमें आउटपुट हमें मिलता है, और ये आउटपुट भी कहाँ रखा जाता है, आउटपुट भी यहाँ पे रखा जाता है। हमारा जो आउटपुट होता है यहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, बराबर। लेकिन जो लंबे समय तक हमें आउटपुट रखना है वो किसके अंदर रखा जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क, USB और पेन ड्राइव होता है, बराबर। तो बच्चों हम अभी आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की लाक्षणिकता और लाभ। कंप्यूटर की लाक्षणिकता और लाभ क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ, बराबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वसंचालन, कंप्यूटर की लाक्षणिकता और लाभ। कंप्यूटर की लाक्षणिकता, तो पहला है हमारा स्वसंचालन। स्वसंचालन में क्या है कि कंप्यूटर अपने आप बहुत सारा काम अपने आप कर लेता है, बराबर। कि यहाँ पे आपको बताया गया कि कंप्यूटर पूरा काम अपने आप ही कर लेता है, स्वयं संचालन। उसको जैसे आदेश दिए जाते हैं वैसे वो अपने आप काम कर लेता है, उसको कोई मानवीय हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है हमारा सुनिश्चितता। सुनिश्चितता क्या है, यानी कि आपको जो भी काम करके देगा वो परफेक्ट देगा, बिना क्षति, तो क्षति रहित बोलेंगे हम, क्षति रहित काम करके देगा हमें, बराबर। दूसरी लाक्षणिकता है सुनिश्चितता, यानी कि हम कंप्यूटर के पास जो भी काम करवाना चाहते हैं वो हमें कभी गलती करके नहीं देता। अगर हमने कोई गलत अनुदेश उसको दिए तो ही वो गलती करके देगा, बराबर। जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम गलती से कुछ भी देते तो जिसको गलत आदेश देते तो हमें गलत परिणाम भी देता है, जिसे हम बोलेंगे GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बराबर। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब क्या कि हम अगर कई बार कंप्यूटर को गलत सूचनाएं, गलत निर्देश देते तो आपको कंप्यूटर बदले में गलत आदेश और सूचनाएं देता है तो उसको हम बोलेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, बराबर। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है फुल फॉर्म, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट यहाँ पे दिया गया है, बराबर। तो अगर आप कोई भी खराब गलत इनपुट प्रविष्ट करने पर यह व्यर्थ आउटपुट परिणाम उत्पादित करके हमें देता है, बराबर।
गलत इनपुट प्रवेश करने पर यह व्यर्थ आउटपुट हमें परिणाम देता है, जिसे हम बोलेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट। बराबर। तीसरा है हमारा दीर्घकालीन संग्रह। दीर्घकालीन संग्रह, बराबर, कि कंप्यूटर लंबे समय तक बहुत सारी जानकारी को संग्रह कर सकता है, जो हमने मेमोरी यूनिट के अंदर देखा, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी था, जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर लंबे समय तक हमारा डेटा को सिक्योर रखता है, स्टोर रखता है। अब आगे है प्रोग्रामिंग क्षमता। 4 नंबर वाला है प्रोग्रामिंग क्षमता। प्रोग्रामिंग क्षमता के अंदर क्या आएगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बड़े बड़े प्रोग्राम को संग्रह कर लेता है, बराबर। उसके ऊपर जब जरूरत पड़ती है तब हम उसके अंदर बदलाव भी कर सकते हैं। प्रोग्राम हमारे स्टोर कर सकता है, जिसके अंदर हमें जब भी प्रोग्राम के अंदर बदलाव करना होता है तो हम बदलाव भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा, बराबर, कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोसेस क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, वो सारी चीज़ हमने देखी, बराबर। ये सारी चीज़ हमने देखी कि कंप्यूटर की लाक्षणिकता क्या है। तो स्वयं संचालन, सुनिश्चितता, दीर्घकालीन संग्रह, प्रोग्रामिंग क्षमता, ये उसकी लाक्षणिकता है। अभी देखो उसकी लाक्षणिकता के बारे में आपकी बुक के अंदर एक आकृति दी गई है। तो ये आकृति है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि स्वयं संचालन करता है, दीर्घकालीन कार्य याद रखता हूँ, मैं प्रोग्राम करने में सक्षम हूँ, मैं स्वयं संचालित हूँ, यह बताया गया है, बराबर। ये है कंप्यूटर की लाक्षणिकताएं। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखो बच्चों, सॉफ्टवेयर यानी क्या है? आप सबने सॉफ्टवेयर देखा है, बराबर। जैसे कि हम तुम्हें स्कूल के अंदर जूम एप्लीकेशन से पढ़ाते हैं, वो एप्लीकेशन हमारा सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है। कंप्यूटर के अंदर भी हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है? ये सारा सॉफ्टवेयर ही है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बराबर। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? तो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बड़ी सूचना, प्रोग्राम का समूह, बराबर, सूचना और प्रोग्राम का समूह बना के सॉफ्टवेयर बनता है। सूचना और प्रोग्राम का समूह बना के सॉफ्टवेयर बनता है। तो आपको कोई भी पूछता है कि सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे, कि बड़े सूचना और प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, इतना आसान है। प्रोग्राम और सूचनाओं के समूह को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि बहुत बहुउद्देशीय जानकारी के लिए आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझती, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा समझती है। इसीलिए बहुउद्देशीय काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर से हमारे बहुउद्देशीय यानी कि बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं हार्डवेयर। तो आप सबने हार्डवेयर तो देखा ही होगा। हार्डवेयर क्या होता है? तो बच्चों हार्डवेयर यानी कि क्या? जो चीज को आप छू सकते हो, बराबर। हार्डवेयर यानी कि क्या? जो चीज को आप छू सकते हो, बराबर। जिसके अंदर आएगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या है? आपके हार्डवेयर पार्ट्स है, बराबर। जिसे हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलेंगे, बराबर। जिसे छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बराबर। अभी हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू होता है ना। सीपीयू के अंदर जो भी सारी सर्किटें हैं वो भी सारे पार्ट्स आपके हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं, बराबर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरे संबंधित डिवाइसेस जो भौतिक भाग है। कौन से भाग? भौतिक भाग। जो भौतिक इकाइयां है समझा जा सकता है, इसे हार्डवेयर कहा जा सकता है। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों के लिए एक व्यापक शब्द है, बराबर। कंप्यूटर के सारे भाग होते हैं, कंप्यूटर के सारे भागों को हार्डवेयर बोला जाता है। कंप्यूटर के सारे भागों को हम हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि सीपीयू के अंदर जो भी सर्किट है,
जो कुछ भी है जो पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोलते हैं, एक संक्षिप्त में देखने जाए तो। फिर है हमारा आगे देखते हैं फर्मवेयर, बराबर। पहले हमने देखा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अभी हम देखें फर्मवेयर। फर्मवेयर में क्या है, तो फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का युग्मित चीज है। हार्डवेयर क्या, फर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का युग्म है, बराबर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का युग्म है। आपको पता होगा फर्मवेयर किसे बोलते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के युग्म को हम फर्मवेयर बोलते हैं, बराबर। तो वो क्या होगा, अभी देखो आपके घर में एसी, फ्रिज, माइक्रो ओवन, ऐसे सारे कई चीज इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होते हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर जो ये चीज़ निर्माता कंपनी होती है, ऐसी फ्रिज बनाने वाली जो कंपनियां होती है, ओवन बनाने वाली कंपनियां, वो पहले से ही उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कि जिसके कारण वो काम कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपने एसी का टेम्परेचर एक बार सेट कर दिया तो वो अपने आप उसके हिसाब से चलता रहता है। बाद में आपने माइक्रो ओवन के अंदर कोई चीज़ गर्म करने के लिए रखी है, तो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, तो उतने टेम्परेचर में उतने समय के अंदर 2 मिनट के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको वो चीज़ गर्म होनी चाहिए, तो वो आपको गर्म करके देता है। तीसरा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर भी आपको 2 या 3 मिनट के अंदर कपड़े धुल के ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बंद हो जाता है, बराबर। वॉशिंग मशीन अपने आप बंद हो जाता है। वैसे ही फ्रिज, आपको पता होगा फ्रिज आपका घर में होगा तो कंटिन्यू चलता नहीं है फ्रिज। फ्रिज अपने आप अंदर की कूलिंग होने के बाद अंदर ठंडा हो जाता है ना फ्रिज, तो आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर फ्रिज अपने आप बंद हो जाता है, मतलब ऐसे भले बाहर से चालू दिखता है लेकिन वो कूलिंग होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो ये चीज़ का कारण क्या है, वो फर्मवेयर है, बराबर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का युग्म होके फर्मवेयर बनता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के अंदर ये फर्मवेयर का उपयोग किया जाता है। तो देखो आपको यहाँ पे एक आकृति बना दी गई है सॉफ्टवेयर के लिए। दस्तावेजीकरण, जानकारी और निर्देश, ये तीनों का समूह सॉफ्टवेयर है, बराबर। ये फर्मवेयर हमने देखा कि फर्मवेयर हार्डवेयर निर्माण कंपनी द्वारा विकसित होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एसी, फ्रिज बनाने में जो कंपनियां होती है वो अपने पहले से ही वो उसके अंदर दे देती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। ये हमारा था पहला चैप्टर, कंप्यूटर का परिचय, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ देखी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, इनपुट के डिवाइस कौन से है, प्रोसेस के डिवाइस कौन से है, आउटपुट के डिवाइस कौन से है, ये भी हमने देखा। फिर हमने सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है वो देखा, फर्मवेयर क्या है ये देखा। बच्चों तो हमारा ये चैप्टर का पूरा ये वीडियो आपको देखना होगा, इसको पढ़ना होगा, ये वीडियो को आपको ध्यान से सुनना होगा, देखना होगा। अगर आपको ये चैप्टर के बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो आपको बताना होगा, और सब लोग ये वीडियो को जरूर देखें, बराबर बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय।